एक लड़की को देखा तो एपिसोड 38 नानी माँ फ्लैशबैक। रिया की आवाज़ सुनकर आर्यन बहुत घबरा गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह रिया को अंदर आने से कैसे रोके। आर्यन के एक्सप्रेशंस देखकर बलवीर सर ने उसे एक स्माइल दी और ऑफिस से बाहर निकल गए। रिया और अनिका ट्रेनिंग सेंटर के मेन गेट पर खड़े थे। बलवीर दौड़कर रिया के पास गए। रिया भी दौड़कर बलवीर सर पर कूद पड़ी। बलवीर सर ने रिया को उठाकर हवा में उछाला और फिर उसे पकड़कर एक बार गोल गोल घुमा दिया। अनिका ट्रेनिंग सेंटर की हालत देखकर समझ गई थी कि बलवीर सर कितना डेस्परेटली अपना सक्सेसर ढूंढ रहे हैं। रिया को अपने कंधों पर बिठाकर बलवीर सर अनिका के पास आए और कहा, आज मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ बताऊंगा कि तुम सुनकर ज़िंदगी भर के लिए मेरी कर्जदार हो जाओगी। लेकिन वह बात सुनने के बाद तुम्हें भी मेरी एक शर्त माननी होगी। अनिका जानती थी कि बलवीर सर की क्या शर्त होगी, इसलिए अनिका ने बलवीर सर से कहा, पहले आप मुझे वह सीक्रेट बताइए, इसके बाद मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे आपकी बात माननी है नहीं। यह सुनकर बलवीर सर के चेहरे की हंसी अचानक कन्फ्यूजन में बदल गई। बलवीर सर को ये समझ नहीं आ रहा था कि जब बाहर इतने लोग उनका शागिर्द बनने के लिए तैयार थे तो उनके लिए अपना एक सक्सेसर ढूंढना इतना मुश्किल क्यों हो रहा था। इतना मेहनत के बाद बलवीर सर ने रिया को अपनी शागिर्द बनाने का मन बना लिया था। रिया टैलेंटेड भी थी और स्मार्ट भी, लेकिन अब उनके पास आर्यन भी था। रिया और आर्यन की खास बात यह थी कि दोनों बच्चों में अपनी माँ के बॉडी फीचर्स आए थे, जो कि मार्शल आर्ट ट्रेनिंग के लिए सबसे बेहतर थे। थोड़ी देर सोचने के बाद बलवीर सर को लगा कि आर्यन की ऑफर ज़्यादा बेहतर थी। अगर वह आर्यन का सीक्रेट छुपा के रखते हैं तो आर्यन उनका शागिर्द बनने को तैयार था, और अगर कहीं आज वो रिया और आर्यन का सीक्रेट अनिका को सामने खोल देते तो हो सकता है अनिका ना रिया को ना आर्यन को उनका शागिर्द बनाने की इजाज़त दे। बलवीर सर ने रिया को कंधे से उतारते कहा, चलो कोई गल नहीं, वो राज इतना गहरा भी नहीं था, छोड़ो इस बात को और मुझे झप्पी दे दो। जैसे ही अनिका बलवीर सर को हक करने गई, बलवीर सर ने अनिका को गर्दन से पकड़कर ज़मीन पर पटक दिया। ये देखते ही ट्रेनिंग सेंटर में मौजूद बच्चे सर्कल बनाकर इन दोनों को चीयर करते हुए देखने लगे। लगभग सारे बच्चे बलवीर सर की सपोर्ट में थे। कोई कह रहा था, सर आज काफ़ी सालों बाद आप किसी से दो हाथ करेंगे। तो कोई कह रहा था, अरे छोड़ दो, इतनी खूबसूरत लड़की के साथ कोई फाइट करता है क्या। ये कमेंट सुनकर बाकी के लड़के अनिका पर हंसने लगे। बलवीर सर को पता था कि ऐसी कमेंट का अनिका पर कोई असर नहीं होता था। बलवीर सर ने दोबारा अटैक करते हुए अनिका को पकड़कर मैदान के बीचों बीच पटक दिया। इस बार ज़मीन पर गिरते ही अनिका अपने पैरों पर खड़ी हो गई। अनिका ने काउंटर अटैक करते हुए बलवीर सर के दोनों हाथ पकड़कर कराटे का एक दाव उन पर खेल दिया, जिससे बलवीर सर हवा में उछलकर अपने घुटनों पर गिरे। अनिका के मुंह देखकर अब सारे लड़के अचानक शांत हो गए। अनिका ने एक के बाद एक दाव खेलना शुरू किया। बलवीर सर पर अटैक करते वक्त अनिका इस बात का ख्याल रखती थी कि बलवीर सर की उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। उन्हें कहीं ऐसा न हो कि चोट लग जाए, जो इस उम्र में उनके लिए खतरनाक हो सकती थी। लगभग 15 मिनट तक बलवीर सर और अनिका के बीच ये फाइट चली। फाइट के दौरान अनिका की फिटनेस, उसकी शार्प रिएक्शन और उसकी कमबैक करने की स्ट्रेटजी देखकर ट्रेनिंग सेंटर में मौजूद हर लड़का हैरान हो गया था। अनिका के माथे से पसीना बहने लगा। धूप में चमकते हुए पसीने में अनिका की खूबसूरती चांदनी से कम नहीं लग रही थी। 15 मिनट की फाइट के बाद बलवीर सर ने अपने दोनों हाथ हवा में उठाते हुए 20 का ऐलान किया। भारी सांस लेते हुए बलवीर सर ने अनिका से कहा, अगर विदाउट प्रैक्टिस तुम मेरे साथ फाइट में बिना हारे गेम में बनी रह सकती हो तो ज़रा सोचो, अगर प्रैक्टिस करोगी तो सिर्फ इंडिया ही नहीं वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने की ताकत रखती हो तुम। ओए मुंडो, कुड़ी के लिए तालियां बजाओ। सारे लड़के सीटी मारते हुए तालियां बजाने लगे। बलवीर सर किस बात को मजाक में उड़ाते अनिका ने उनसे कहा,
अच्छा, अगर आपको सचमुच ऐसा लगता है तब ठीक है। रिटायरमेंट के बाद मैं ज़रूर प्रैक्टिस करूँगी ताकि आपकी उम्र तक पहुँचते पहुँचते मैं वर्ल्ड चैम्पियन बन जाऊँ। कैसा लगेगा मेरा आइडिया आपको? बलबीर सर ने देखा कि अनिका उनकी किसी बात को सीरियस नहीं ले रही है। अब तक उन्होंने अपना हाथ जोड़ते हुए अनिका से कहा, ठीक है रहने दो, तुम ठहरी आलसी, तुमसे ना होना। बलबीर सर की बात सुनते अनिका ने उनसे कहा, तो आप क्या चाहते हो, मैं रिया को आपका शागिर्द बना दूँ? बलबीर सर ने पानी का गिलास अनिका के हाथ में देते हुए कहा, क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी बेटी भी तुम्हारी तरह एक बेहतरीन फाइटर बने? अनिका ने पानी पीते हुए अपना मुंह ना हिलाते हुए कहा, फाइटर नहीं, बिल्कुल नहीं, उसे ऐसा कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं। अनिका ने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग इसलिए ली थी कि ताकि वह अपने कमज़ोर शरीर को ताकतवर बना सके। रिया अपने जन्म से ही बाकी बच्चों से काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी और आज तक अनिका ने रिया को जिस तरह पाला था, अनिका ने हमेशा चाहा कि उसकी बच्ची एक प्रिंसेस की ज़िंदगी जिए। रिया के शरीर पर अगर मॉस्किटो बाइट भी हो जाता तो अनिका पूरे घर में मॉस्किटो प्रिवेंशन नेट लगा लेती थी। फिर मार्शल आर्ट सीखने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अनिका की सोच देखते हुए बलबीर सर ने अनिका को ताना मार दिया, आखिर तुम भी एक माँ ही निकली। पता नहीं ये सारी माएँ अपने बच्चे को इतना नाजों से क्यों पालना चाहती हैं। अरे असली माँ तो वह है जो अपने बच्चों को ताकतवर बनाए, ना कि कमज़ोर। हाँ, अब मगर मुझे एक बात का ज़रूर अफसोस है कि तुम्हारी सोच तुम्हारी माँ जैसी नहीं है। वो आज अगर यहाँ होती तो ज़रूर रिया को मार्शल आर्ट सिखाती। बलबीर सर की बात सुनते ही अनिका हैरान हो गई। उसने बलबीर सर का हाथ पकड़कर उनसे पूछा, बलबीर सर, क्या आप मेरी माँ के बारे में कुछ जानते हैं? क्या आप उसके बारे में मुझे कुछ बता सकते हैं? बलबीर सर पवेलियन की एक सीट पर बैठ गए और वो फिर से अपनी दाढ़ी पर हाथ घुमाने लगे। थोड़ी देर तक कुछ सोचने के बाद बलबीर सर ने अनिका से कहा, तुम्हारी माँ एक असली चैंपियन थी। पवेलियन के बगल में एक छोटा सा गार्डन एरिया बना था जिसमें एक कैन का सोफा और कुछ चेयर्स रखी थी। बलबीर सर ने रिया और अनिका को कैन के सोफे पर बैठने के लिए इशारा दिया। वो खुद बगल में रखी चेयर पर बैठ गए। अनिका ने टेबल पर रखी चाय की केटल उठाई और अपना और बलबीर सर का चाय का कप भर लिया। तभी एक आदमी रिया के पास बड़ा सा लस्सी का गिलास लेकर आया। लस्सी का गिलास इतना बड़ा देखकर रिया को बहुत ताज्जुब हुआ। उसने दोनों हाथों से गिलास पकड़कर लस्सी पीना शुरू किया। लस्सी से रिया के होठों के ऊपर एक सफ़ेद मूंछों की परत बन गई, जिसे देखकर बलबीर सर हंसने लगे। रिया भी अपना चेहरा देखने ऑफिस की ओर चली गई। अनिका ने बलबीर सर को याद दिलाते हुए कहा, आप मुझे बताने वाले थे मेरी माँ के बारे में, क्या आप उन्हें जानते थे? बलबीर सर ने चाय की एक चुस्की लेकर अनिका से कहा, उस ज़माने में मुझे ऐसा मार्शल आर्ट ट्रेनिंग थोड़ी बहुत सक्सेस मिली थी। दिल्ली में मेरा नाम बनने लगा था। उस वक्त ही मुझे एक शागिर्द की तलाश थी जो मेरे इस आर्ट को समझ सके और इस हुनर को आगे बढ़ाने की काबिलियत रखता हो। अनिका पुत्र, जो हुनर तुम्हारे अंदर है वही हुनर मैंने तुम्हारी माँ में भी देखा था, मगर तुम्हारी ही तरह उसने भी मेरी ऑफ़र रिजेक्ट कर दी और फिर अचानक कहीं गायब हो गई। बलबीर सर की बातें सुनकर अनिका के मुंह के एक्सप्रेशन से साफ पता चल रहा था कि वह कन्फ्यूज थी। बलबीर सर ने अनिका से आगे कहा, मुझे इस बात का पता नहीं था कि वह घर छोड़कर क्यों चली गई। हालांकि किसी को पता नहीं था कि ऐसा अचानक क्या हुआ कि तुम्हारी माँ घर छोड़कर चली गई। किसी ने कहा कि वह इतनी खूबसूरत थी कि शायद किसी ने उसे किडनैप कर लिया था और उसे कैद कर लिया था। मैं इन सारी बातों को नहीं मानता, क्योंकि मुझे पता था कि तुम्हारी माँ की क्या ताकत क्या थी। उसे किडनैप कर सके ऐसा कोई पट्टा दिल्ली में तो नहीं था। फिर अचानक 2 साल के बाद तुम्हारी माँ मेरे पास आई और उसने मुझसे कहा कि तुम्हें, यानी कि उसकी बेटी को, अपना शागिर्द बना लूँ। हालांकि उस वक्त वो मुझसे मिलने अकेली आई थी। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें इस तरह ट्रेन करूँ कि बड़ी होकर तुम बहुत ताकतवर बनो और ज़माने से लड़ने की ताकत तुम्हारे अंदर हो। यह कहकर उसने मुझसे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर तुम हैरान रह गया। उसने मुझसे कहा कि वह कुछ ही दिनों में मरने वाली है। उसने
मुझे तुम्हारे बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी थी उस इन्फॉर्मेशन के ज़रिए जब तक मैं तुम तक पहुंच पाता उससे पहले तुम्हारी माँ चल बसी। अनिका की आंखों में आंसू देखकर बलबीर सर ने कहा, नहीं यार, उसे याद करके रोना नहीं। भले ही तुम्हारी माँ की ज़िंदगी बहुत छोटी थी मगर उसे ज़िंदगी का तजुर्बा बहुत ज़्यादा था। उसने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे थे, अपनी लगभग सारी जिम्मेदारियाँ भी निभाई थी। हाँ, तुम ये कहती हो कि उसने अपनी ज़िंदगी में एक इंसान को बहुत निराश किया था। अनिका ने अपने आंसू पोंछते हुए बलबीर सर से कहा, कौन था वह? बलबीर सर ने चाय का कप टेबल पर रखते हुए कहा, क्या तुमने दिल्ली के गुलेरिया खानदान के बारे में कुछ भी सुना है? अनिका ने ना कहते हुए अपना सर हिला दिया। बलबीर सर ने कहा, दिल्ली का गुलेरिया परिवार और मारेवा परिवार दोनों बहुत पावरफुल माने जाते हैं। दोनों परिवारों में हमेशा इस बात की कंपटीशन लगी रहती कि दिल्ली का नंबर 1 परिवार किसका था, गुलेरिया खानदान या फिर मारवाड़ा खानदान। रोहित मारवा के पहले मारवा खानदान और मारवा इंडस्ट्रीज की बागडोर जिसके हाथ में थी वो रोहित जितना तेज और स्मार्ट नहीं था। तब गुलेरिया खानदान और पूरे गुलेरिया इंडस्ट्रीज को संभालने वाला करण गुलेरिया काफ़ी स्मार्ट और इंटेलिजेंस माना जाता था। करण गुलेरिया के साथ तुम्हारी माँ की सगाई हुई थी। जब मैंने सुना कि तुम्हारा पूरा नाम अनीता गुलेरिया तो मैंने सोचा कि तुम करण गुलेरिया की बेटी हो, मगर अफसोस ये सच नहीं था। पता नहीं तुम्हारी माँ ने उस गौतम गुलेरिया में ऐसा क्या देख लिया कि उसके साथ शादी कर ली। एक बात मुझे आज तक समझ में नहीं आई बेटा, तुम्हारी माँ जैसी स्मार्ट और इंटेलिजेंस औरत जो हर चीज़ सोच समझ कर करती थी, वह जीवन साथी चुनने में इतनी बेपरवाह कैसे हो सकती थी? वो ऐसे किसी इंसान से कैसे शादी कर सकती थी जो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं था? अनिका जानती थी कि बलबीर सर उसके पापा गौतम गुलेरिया के बारे में शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, मगर अनिका ये भी जानती थी कि सर जो भी कुछ कह रहे हैं वह सच था। एक लंबी सांस भरते बलबीर सर ने आगे कहना शुरू किया, तो बेटा करण गुलेरिया एक बहुत ही एम्बिशियस आदमी था। एक बात का सबको पता था कि अगर इसी तरह करण गुलेरिया ने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया तो भाई वह दिन दूर नहीं था जब गुलेरिया परिवार मारवा परिवार को पीछे छोड़कर दिल्ली का सबसे बड़ा बिजनेस एम्पायर और बिजनेस फैमिली बन जाएगा। और ऐसा हुआ भी, मगर ज़्यादा देर तक नहीं। पता है क्यों? अनिका बस फटी आंखों से बलबीर सर की बातों को सुन रही थी। बलबीर सर ने अपनी सवाल का जवाब देते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारी माँ के गायब होने के बाद अचानक करण गुलेरिया बिल्कुल बदल गया था। ना तो उसका काम में मन लगता था और ना ही परिवार में। देखते ही देखते गुलेरिया खानदान का बिजनेस बड़े बड़े लॉस करने लगा। फिर एक बार गुलेरिया खानदान और मारवा खानदान लगभग बराबरी पर आ गए। आगे की बात तो तुम जानती हो। जब से रोहित मारवा ने इंडस्ट्री को संभाला है तब से मारवा इंडस्ट्री दिल्ली की नहीं बल्कि इंडिया की नंबर 1 इंडस्ट्री बन गई है। प्यार में धोखा खाने के बाद करण गुलेरिया पूरी तरह से टूट चुका था। कुछ वक्त बाद उसने कंपनी की बागडोर अपने भतीजे के हवाले कर दी और बिजनेस से हमेशा के लिए रिटायर हो गया। आज भी ऐसा कहा जाता है कि ज़्यादातर अकेला रहना ही पसंद करता है। ना कभी फिर किसी से प्यार किया, ना ही शादी। वह जिंदा तो है, मगर तुम तो बताओ बेटा, ऐसी जिंदगी का क्या मतलब जिसे जीने में ही मज़ा ना हो? बलबीर सर की बात सुनकर अनिका को करण गुलेरिया के लिए बहुत बुरा लग रहा था। सर की बातों से साफ जाहिर था कि अनिका की माँ ने करण के साथ जो कुछ भी किया वह बहुत बुरा था। अनिका एक बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी माँ ने किसी को इतना बड़ा धोखा दिया था। अभी अनिका ये सब सोच ही रही थी, तभी बहुत बड़ी बात उसके ध्यान में आई। उसे अपनी माँ की फार्मा कंपनी का नाम याद आया, अनिकरण फार्मा इंस्टीट्यूकल्स। अगर अनिकरण शब्दों को तोड़ा जाए तो 2 नामों से बना है। एक नाम था अनिका और करण को मिलाकर अनिकरण फार्मास्यूटिकल्स बना था। इस नाम से एक बात तो साफ थी कि अनिका की माँ करण गुलेरिया को भूली नहीं थी। उसने अपनी मेहनत से खड़ी की फार्मा कंपनी का नाम ऐसे 2 व्यक्तियों के नाम को जोड़कर बना था जिनसे वह बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। और अगर वह करण गुलेरिया से इतना प्यार करती थी तो आखिर उसने करण गुलेरिया के साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया था? अभी ये सारी बातें अनिका के दिमाग में एक साथ चली रही थी कि तभी बलबीर सर अपनी जगह से खड़े और अनिका से कहा, तुम यहाँ थोड़ी देर बैठो, मैं ज़रा चल कर देखता हूँ दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं। बलबीर सर के जाने के बाद गहरी सोच में डूबी अनिका अचानक एक सेकंड में अपनी सोच के बाहर आई। अभी अभी उसने बलबीर सर को
ये कहते हुए सुना कि मैं जाकर देखता हूँ दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं। सर की ये बात पर अनिका हैरान हो गई। अनिका भी अपनी जगह से उठकर सर के पीछे जाने लगी। एक लड़की को देखा तो एपिसोड 39। ये कैसे मुमकिन है? मिस्टर रोहित मारवा, मैं आपके बेटे से मिलना चाहती हूँ, अभी के अभी। ऑपरेटिंग थिएटर से बाहर आते ही अनिका के मुंह से शब्द सुनने के बाद रोहित हैरान जरूर हुआ था, मगर उसने अनिका की बात का जवाब देते हुए कहा, उसे तो मैंने घर भेज दिया था। ऑपरेशन 6 घंटे चला, इसलिए आर्यन ने जिद जरूर की थी कि वह बड़ी दादी के साथ ऑपरेशन ख़त्म तक रहेगा, मगर तकरीबन 2 घंटे पहले वह मेरी गोद में सो गया था, इसलिए मैंने उसे घर भिजवा दिया। मगर मिस अनिका, आखिर बात क्या है और दादी माँ की तबीयत कैसी है? आर्यन के घर जाने की बात सुनकर अनिका निराश हो गई। रोहित की बात का जवाब देते हुए अनिका ने कहा, देखिए ऑपरेशन तो मैंने कर दिया है, बस हमें अब उनके होश में आने का इंतज़ार करना होगा। रोहित ने यह बात सुनकर राहत की सांस ली। दादी माँ का लेकर रोहित की उम्मीद बढ़ गई थी। जब उसका टेंशन कम हुआ तो अचानक उसके चेहरे पर थोड़ी मुस्कान आ गई और उसने अनिका को घर तक छोड़ने की लिफ्ट ऑफर कर दी। रोहित ने अनिका से कहा, मिस अनिका, रात बहुत हो चुकी है, क्या मैं आपको घर छोड़ दूँ? रोहित के मुंह से बात सुन के अनिका की नज़र रोहित पर पड़ी। रोहित एक बेहद अट्रैक्टिव यंग बिजनेसमैन था। इंडिया में शायद ही कोई लड़की रोहित की ऐसी ऑफर ठुकराती, मगर अनिका अपने मन से रोहित की तरफ अट्रैक्शन के सारे ख्याल निकालते हुए कहने लगी, नो थैंक्स यू मिस्टर मारवा, अंजलि मामी ने मेरे लिए ड्राइवर भेजा है, मैं उसके साथ चली जाऊंगी। ये कहकर अनिका मुड़कर एलिवेटर की ओर जाने लगी। रोहित की नज़र अनिका से हटने का नाम नहीं ले रही थी। रोहित ने देखा अनिका अपनी नॉर्मल स्पीड से काफ़ी धीरे चल रही थी। उसकी थकान उसकी वॉक से साफ नज़र आ रहा था। रोहित को पता था कि इतने बड़े ऑपरेशन के बाद दादी माँ का इतना जल्दी होश में आना मुश्किल था और अनिका को इस तरह अकेला छोड़ना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए रोहित अनिका को बिना पता चले उसके पीछे पीछे चलने लगा। धीरे धीरे चलते हुए अनिका एलिवेटर के पास जाकर रुक गई। रोहित भाई थोड़ी दूर अनिका की नज़र में ना हो, इस तरह अनिका पर बोझ रखने लगा। तभी अनिका ने अपना पर्स से अपना फ़ोन निकाला और राजलक्ष्मी को फ़ोन लगाया। रोहित थोड़ी दूर खड़ा होकर अनिका को सुनने लगा। अनिका ने फ़ोन पर राजलक्ष्मी किया, तुम इस रोहित मारवा के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन निकाल सकती हो? ये बात सुनकर रोहित दंग रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अनिका रोहित के बारे में इन्फॉर्मेशन क्यों निकलवाना चाहती थी। रोहित ने अब ध्यान से अनिका की आगे की बात सुनी। अनिका ने राजलक्ष्मी से कहा, मुझे उसके बेटे के बारे में भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जितनी जल्दी हो सके मेरा एक काम कर दो। अनिका की पर्सनैलिटी अब रोहित के लिए किसी पजल से कम नहीं थी। रोहित ये नहीं समझ पा रहा था कि आखिर अनिका उसकी जासूसी क्यों कर रही थी, जबकि इतने दिनों से उसने साफ तौर पर रोहित से कहा था कि वह ना तो रोहित को पसंद करती है और ना ही उसे रोहित में कोई इंटरेस्ट है। फिर अभी अभी अनिका ने किसी को फ़ोन करके रोहित और उसके बेटे की इन्फॉर्मेशन निकालना क्यों कहा। रोहित जितना अनिका की पर्सनैलिटी से आकर्षित था, उतना ही अब अनिका के असली मकसद को लेकर परेशान। रोहित परेशान होकर फिर से आईसीयू वार्ड की वेटिंग एरिया की ओर चलने लगा। रोहित इतना बड़ा मारवा इंडस्ट्रीज का एम्पायर अकेले संभालता। वह दुनिया के कई लोगों से मिलता, उनसे डील करता, लगभग हर एक को पहली मुलाकात में रोहित अंदर बाहर से पहचान लेता। किसी की पर्सनैलिटी की एनालिसिस करने में रोहित को महारत हासिल थी, मगर न जाने क्यों रोहित को लग रहा था कि अनिका के केस में उसे हार का सामना करना पड़ रहा था। वह एलिवेटर के पास खड़ी अनिका अभी राजलक्ष्मी से बात कर रही थी। अनिका की बातें सुनकर राजलक्ष्मी ने अनिका को चिढ़ाते पूछा, हाँ, चक्कर क्या है मैडम? मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, रोहित मारवा है ही इतना स्मार्ट और हैंडसम कि कोई लड़की उसके प्यार में पड़े बिना रह ही नहीं सकती। क्यों, ठीक कहा था ना मैंने? है ना वह हैंडसम? राजलक्ष्मी की बातें सुनकर अनिका के मुंह पर एक स्माइल आ गई। उसने अपने हाथों से अपना बाल की लट कान के पीछे डालते कहा, ठीक है, ठीक ठाक ही दिखता है। दूसरी ओर से राजलक्ष्मी ने फ़ोन पर लगभग चिल्लाते हुए कहा, ठीक ठाक? मैडम अनिका, मैं इतने सालों से तुम्हें जानती हूँ, आज तक किसी लड़के को देखकर तुमने ठीक ठाक शब्द का इस्तेमाल कभी नहीं किया। अगर तुम ठीक ठाक कह रही हो तो इसका मतलब एक्सीलेंट समझना पड़ेगा। क्यों कहीं तुम्हारे ठीक ठाक का मतलब हैंडसम, सेक्सी और एडोरेबल समझना पड़ेगा। इससे पहले कि राजलक्ष्मी आगे कुछ कहे, अनिका ने उसे रुकते हुए कहा, ओके, अब चुप हो जाओ। चलो मानती हूँ कि वह हैंडसम है, बस
राजलक्ष्मी ने सीटी बजाते हुए अनिका से कहा। ओहो, लगता है बात बहुत आगे तक बढ़ गई है। अच्छा ये तो बताओ, पहले तुमने उससे पूछा था कि उसने तुम्हें पूछा था, मामला अभी तक काफ़ी तक ही है या फिर कुछ आगे भी कुछ बढ़ी? इससे पहले कि राजलक्ष्मी आगे कुछ कहे, अनिका ने फिर से अपने प्रोफेशनल एटीट्यूड दिखाते हुए राजलक्ष्मी से कहा। राज, आई होप मैंने तुम्हें जो काम सौंपा है वह कल सुबह तक मेरे लिए कर दोगी। जो भी इन्फॉर्मेशन मिले प्लीज़ मुझे मेल कर देना। गुड बाय, गुड नाइट, और हाँ, अपने दिमाग के घोड़े ज़्यादा मत दौड़ाओ। राजलक्ष्मी और अनिका ने हंसते हुए फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। हॉस्पिटल के नीचे अंजलि मामी ने भेजी हुई कार अनिका का इंतज़ार कर रही थी। गाड़ी में बैठते ही अनिका की आंखें लग गईं और कुछ देर बाद उसे एक आवाज़ सुनाई दी। मैडम, मैडम जग जाइए, मैडम घर आ गया। जब अनिका की आंखें खुली तो वह ऑलरेडी किशन मामा और अंजलि मम्मी के घर पहुंच गई थी। रात के करीब 1:30 बजने वाले थे, मगर पूरे बंगले की लाइट्स ऑन थी। इससे साफ जाहिर था कि घर के सारे लोग अभी जगे थे। अनिका घर के बने गार्डन से होते हुए बंगले के मेन एंट्रेंस तक पहुंची। बंगला उसका एक्सटीरियर काफ़ी एस्थेटिक और एलिगेंट लग रहा था। गार्डन में फूलों की सजावट से लेकर घर के मेन दरवाजे की बनावट सब कुछ बहुत ही टेस्टफुली सजाया गया था। जैसे ही नौकरों ने दरवाज़ा खोला, अनिका ने देखा कि एंट्रेंस के ठीक सामने सोफे पर 3 लोग बैठे थे। सोफे के ठीक बगल में लगी व्हीलचेयर पर एक 80 साल की बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके शरीर की मूवमेंट बहुत कम थी, मगर उसके सर की मूवमेंट बहुत ज़्यादा थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ सुनना चाह रही थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आते ही व्हीलचेयर पर बैठी बूढ़ी औरत ने पूछा, क्या वह आ गई? दरवाज़ा क्यों खोला है? उसकी मूवमेंट देखकर अनिका को अंदाज़ा हो गया था कि नानी माँ देख नहीं सकती। बगल में बैठी अंजलि मामी ने उनका हाथ पकड़कर धीरे से मुस्कुराते बोली, जी हाँ मम्मी जी, वह आ गई। व्हील चेयर पर बैठी बुजुर्ग औरत ने एक बड़ी सी मुस्कुराहट देते हुए अपने हाथ दरवाजे की ओर बढ़ा दिए। अनिका तुरंत समझ गई कि नानी माँ को गले लगाना चाहती थी। जैसे अनिका ने उनके पास जाकर उनके पाँव छुए, अनिका को गले लगा लिया। उस वक्त अनिका को महसूस हुआ कि बुजुर्ग नानी की सांसें तेज होने वाली थीं। कांपते हाथ से वो अनिका का चेहरा महसूस करने लगी। नानी माँ ने अनिका से पूछा, अनिका तुम्हारा नाम अनिका है ना? तुम बिल्कुल स्वाति जैसी लगती हो। नानी माँ के ठीक बगल में एक 20 साल की लड़की बैठी थी। लड़की के आंखें, नाक और होठ बिल्कुल अंजलि मामी जैसे थे। दादी माँ की बात सुनकर वो लड़की उठकर अपनी दादी के पास गई और बड़े प्यार से अपने दादी के हाथों के कंधों पर रखकर बोली, दादी माँ, अनिका दीदी बिल्कुल स्वाति बुआ जैसी लगती है। ऐसा लगता है बुआ फोटो में से बाहर आ गई हूँ। इस बात पर अंजलि मामी ने हंसते हुए अपनी बेटी से कहा, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे तुम पहले अपनी बुआ से कभी मिली हो। जब अनिका की मम्मी स्वाति घर छोड़कर चली गई तब किशन मामा और अंजलि मामी की शादी नहीं हुई थी। इसलिए अंजलि मामी और उनकी बेटी श्वेता ने अनिका की माँ स्वाति बुआ की सिर्फ तस्वीरें देखी थी। अपनी मम्मी की इस बात पर श्वेता ने जीभ निकालते हुए कहा, क्या हुआ अगर मैं बुआ से कभी नहीं मिली? मगर मेरा और अनिका दीदी का तो खून का रिश्ता है, और फिर मैंने उनकी ढेर सारी तस्वीरें भी तो देखी थी। आई एम श्योर अगर आज स्वाति बुआ जिंदा होती और अनिका दीदी के बगल में खड़ी होती तो यह कहना बिल्कुल मुश्किल होता कि दोनों में से स्वाति बुआ कौन है और कौन अनिका दीदी है। श्वेता की इस बात पर अंजलि मामी और अनिका हंसने लगे। यह बात सुनते ही इजी चेयर पर बैठे क्रिस ने कहा, इसमें ना पता चलने वाली कौन सी बात है? अगर बुआ जिंदी भी होती तो भी अब तक बुढ़ी हो गई होती। क्या तुम दोनों को देखकर नहीं कह सकती कि बुआ कौन है? बहन क्रिस श्वेता का छोटा भाई था। मिस्टर एंड मिसेस किशन मल्होत्रा का छोटा बेटा। क्रिस का पहनावा काफ़ी मॉडर्न था। उसके बाल एक साइड से बिल्कुल कटे हुए थे और एक साइड से लंबे थे। दिखने में एक स्टाइल काफ़ी अजीब लगता था, मगर यह उसकी उम्र के बच्चों में फैशन मानी जाती थी। क्रिस ने जब तक अनिका को देखा नहीं था, वो बस मोबाइल में अपने दोस्तों से चैट कर रहा था। क्रिस की बात सुनकर श्वेता ने उसे इग्नोर किया।
श्वेता ने अपनी दीदी अनिका का हाथ पकड़कर धीरे से दादी माँ की हाथ में रख दिया और दादी माँ से कहा, लो दादी माँ, जिस बेटी के लिए इतने सालों से तुम तड़प रही हो, आज जी भर के उसे प्यार कर लो। अनिका जैसी दादी माँ को चेहर के बगल में बैठी नानी माँ ने आशीर्वाद देते हुए अनिका के सर पर अपना हाथ रख दिया। अपनी नानी का हाथ सर पर पड़ते ही अनिका की आंखों से नींद जैसे गायब हो गई थी। पूरे दिन की थकान जैसे एक पल में उसके शरीर से चली गई हो। कहा जाता है कि बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है, मगर अनिका ने आज पहली बार इस चीज़ को महसूस किया था। अनिका का बचपन गुलेरिया परिवार के दबाव और अत्याचारों में गुजरा था। बचपन में बहुत ज़्यादा वजन होने के कारण अनिका कहीं बाहर नहीं जाती थी, ना ही किसी से मिलना जुलना होता था। कोई घर पर आए तब भी मनीषा और गौतम उसे अपने कमरे में बंद रहने की इंस्ट्रक्शन देते थे। वे अनिका से कहते थे कि उसके सबके सामने लाने में उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती थी। कामनी को जब मनीषा और गौतम प्यार करते थे तब उसे भी लगता था कि काश कभी उसे भी किसी की ममता मिले, उसके सर पर भी कोई प्यार से हाथ रखे। पर गौतम और मनीषा जब भी अनिका की ओर देखते, नफरत और शर्मिंदगी से ही देखते। इसलिए शायद अनिका ने बचपन से मेडिकल साइंस और मार्शल आर्ट को अपना इंटरेस्ट और अपना पेशा बना लिया। किसी अपने का प्यार पाना और उसके लिए एक सपने जैसा था। वर्षों से दिल में छुपी अनिका की तमन्ना आज पूरी हुई। बुढ़ी नानी के हाथ बहुत कमज़ोर थे और उम्र के वजह से उनकी स्किन भी बहुत ढीली पड़ चुकी थी, मगर अनिका के सर पर हाथ रखते ही उनके हाथों की गर्माहट ने जैसे ही अनिका की सारी टेंशन एक पल में खींच ली हो। अनिका, जो दुनिया की बेस्ट डॉक्टरों में से एक मानी जाती थी, आज पहली बार किसी के सामने अपने आप को छोटा महसूस कर रही थी। अभी अनिका का मन अपनी नानी के प्यार से भरा नहीं था। तभी उसके कानों पर उसकी बूढ़ी नानी की कमज़ोर और धीमी आवाज़ पड़ी। इतने साल बहुत मुश्किल से गुजरे होंगे तुमने बेटा। कैसे रही होंगी तुम अकेले बिना माँ के। बहुत कुछ देखा होगा तुमने। तुम्हारी नानी की जिंदा होते हुए भी तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा और मैं बुढ़िया तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पाई। ये कहते हुए नानी के एक छोटे बच्चे की तरह से सक कर रोने लगी। नानी की बातें सुनकर अनिका की आंखें भर आईं और वह नानी से कुछ कहती उससे पहले अंजलि मामी ने नानी के पास आकर उनके कानों के पास कुछ कहा। आपकी बेटी मिल गई है अब, और अभी यहीं रहने वाली है हमारे साथ। सारी बातें आज ही कर लोगी क्या? रात के 2 बज चुके हैं। अनिका बहुत थक चुकी है, उसे आज आराम करने दो। कल सुबह सब मिलकर सारी बात करेंगे। इतने सालों में नहीं किया। नानी माँ ने अपना मुँह बूझते हुए कहा, माफ़ करना अनिका बेटा, एक तो मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, ऊपर से आँखों की रोशनी भी नहीं। मेरे लिए क्या रात और क्या दिन। मगर हाँ, तुमने जब से इस घर में कदम रखा है, ज़िंदगी में रोशनी ज़रूर आ गई है। तुम जाओ, तुम आराम करो, वरना मेरा बोलना तो नहीं रुकेगा। श्वेता ने दादी माँ की व्हीलचेयर को पीछे से सहारा देते हुए अपने बेडरूम में ले गई। अंजलि मामी अनिका को ऊपर के फ्लोर पर उसके कमरे में ले गई। कमरे के अंदर आने के बाद अंजलि मामी ने कमरे की लाइट ऑन करते हुए कहा, ये तुम्हारी माँ का कमरा है। हमने इस कमरे को आज तक वैसे ही रखा जैसे तुम्हारी माँ को पसंद था। बस सिर्फ साफ़ सफाई करते रहे, बाकी हर चीज़ जो कि तो है, और आज से ये रूम तुम्हारा है। अनिका ने देखा रिया पहले से बिस्तर पर सो रही थी। मामी ने अनिका को हक करते हुए कहा, गुड नाइट बेटा, अब आराम से सो जाओ। अंजलि मामी के जाते ही अनिका रिया के बगल में लेट गई। अनिका को पता भी नहीं चला कि कब वह गहरी नींद में सो गई थी। अनिका को लगा कि उसे सोए अभी चंद मिनट हुई थी कि उसका फ़ोन, जो रात भर उसके तकिए के नीचे ही पड़ा रहा था, वह वाइब्रेट होने लगा। अनिका की आँख खुली और उसने देखा कि एक अनजान नंबर से कॉल आ रहा था। अनिका ये देखकर चौंक गई कि सुबह के 9 बज चुके थे। दरवाजे पर अंजलि मामी ज़ोर ज़ोर से नॉक कर रही थी और अनिका से कह रही थी, बेटा दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, जल्दी खोलो बेटा। हॉस्पिटल से फ़ोन आया था कि रोहित की दादी को लेकर कोई इमरजेंसी है, तुम्हें अर्जेंटली बुलाया है। एक लड़की को देखा तो एपिसोड 40 आखिर बेटा मिल ही गया। नर्स की आवाज़ सुनते ही आईसीयू वार्ड में डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ की फौज दौड़ने लगी। बीच में खड़ी डॉक्टर इंचार्ज सबको इंस्ट्रक्शन देने लगी।
इसी भगदड़ के बीच मारवा परिवार आईसीयू वार्ड के बाहर भीड़ लगाकर शोर मचाने लगा। परिवार के आधे से ज़्यादा लोग झूठी मूठी दादी माँ के लिए आंसू बहा रहे थे, तो कुछ लोग चिल्ला चिल्ला कर अपनी चिंता जाहिर कर रहे थे। अचानक आईसीयू वार्ड के बाहर मारवा खानदान के लोगों की आवाज़ें आने लगी। किसी ने कहा दादी को बचा लो कोई, तो किसी ने कहा दादी माँ प्लीज़ होश में आ जाओ, तो कुछ बच्चे चिल्लाने लगे बड़ी दादी क्या हो गया आपको। रोहित के चाचा फूट फूट कर रोने लगे। खानदान के सारे लोग इस तरह बिहेव करने लगे जैसे उन्हें ज़िंदगी का सबसे बड़ा सदमा लगा था। अचानक रोती आवाज़ों के बीच में रोहित ने चिल्लाकर कहा चुप 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 हो जाओ सब। जब रोहित के छोटे चाचा ने रोहित पर भड़कते हुए कहा तुम्हारे सीने में दिल नहीं होगा, पत्थर होगा। पत्थर रोहित, मगर हम सब तो इंसान हैं। रोहित ने उनकी बात काटते हुए कहा पंकज चाचा दादी माँ अभी भी जिंदा हैं। रोहित की बात सुनते ही पंकज चाचा और बाकी के फैमिली मेम्बर्स ने रोना अचानक बंद कर दिया। एक तरफ खड़ी हुई अनिका ये सब कुछ देख रही थी। पेशेंट को हाथ में लेने से पहले उसे ये भी देखना था कि हॉस्पिटल के डॉक्टर पेशेंट को कम से कम ऐसी हालत में उसे हैंड ओवर करें जब वह ऑपरेशन के लायक हो। अनिका आईसीयू वार्ड में रोहित की दादी माँ के बेड के पास गई। अनिका जो कि प्रोफेशनल लाइफ में डॉक्टर अमृता थी, उसने कई पेशेंट देखते ही अंदाज़ा लगा लिया था कि केस कितना सीरियस है। इस बार कुछ भी ऐसा ही हुआ। दादी माँ को देखते अनिका ने तुरंत रोहित की ओर देखा और अनिका की आंखों में देखकर रोहित समझ गया था कि दादी माँ की कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी। रोहित अनिका के पास आकर उसके रिक्वेस्ट करने लगा दादी माँ को ठीक कर दीजिए। अनिका जी मुझे पता है कि आप चमत्कार कर सकते हो, आपने पहले भी किया है, प्लीज़ मेरी दादी माँ को बचा लीजिए, ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अनिका ने रोहित को कभी इतना बेबस और लाचार नहीं देखा था। हमेशा एटीट्यूड से बात करने वाला रोहित को बात आज अलग ही मजबूरी थी। इस वक्त अनिका के लिए रोहित के इमोशंस को संभालने से ज़्यादा ज़रूरी था दादी माँ को ऑपरेशन के लायक बनाना। बेड के पीछे लगे मॉनिटर के पास जाकर अनिका कुछ रीडिंग करने लगी। उसने दादी माँ का शरीर देखा जो बिल्कुल निर्जीव पड़ा था, ना कोई हलचल था ना कोई मूवमेंट। अनिका बस गौर से पेशेंट की कंडीशन देखे जा रही थी। तभी दादी माँ के बिल्कुल पास खड़े एक डॉक्टर की आवाज़ सुनाई दी इलेक्ट्रिक शॉक के लिए तैयार 200 वाट्स। एक जोरदार आवाज़ आई। दादी का शरीर हवा में उछलकर फिर से बेड पर गिरा। ये देखकर रोहित के इमोशंस अब कंट्रोल के बाहर हो गए थे। रोहित को लगा कि उसे अपनी दादी माँ को खो दिया था। फिर एक मशीन में से आवाज़ आने लगी। मशीन की आवाज़ सुनकर पेशेंट के आसपास खड़े सब लोग अचानक शांत हो गए। सारी नर्सेज ने चैन की सांस ली। दादी माँ का हार्ट फिर से धड़कने लगा था। रोहित की आंसू भरी आंखों में अचानक एक उम्मीद दिखाई देने लगी। उसका मुंह पर एक स्माइल आ गई। अनिका ने रोहित के रिएक्शन नोटिस किए इससे पहले कि रोहित और उम्मीद बांध लेता। अनिका ने रोहित से कहा देखिए प्लीज़ डोंट माइंड मी सेइंग दिस बट डोंट बी ओवर ऑप्टिमिस्टिक। आपकी दादी माँ की जो कंडीशन है वह अपनी सहन शक्ति की लिमिट के पार कर चुकी है। अभी भी जो उन्हें कार्डियक अटैक आया था उसकी वजह से उनकी बॉडी में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की संभावना बढ़ गई है। अगर वक्त रहते उन्हें होश नहीं आया तो आई एम अफ्रेड आपकी दादी माँ को बचाना बहुत मुश्किल होगा। तभी रोहित की दादी का इलाज कर रही हॉस्पिटल की चीफ डॉक्टर अपने मास्क उतारा। वह एक काफ़ी यंग और प्रभावशाली लड़की थी। एक डॉक्टर की हैसियत से उसकी पर्सनैलिटी काफ़ी अट्रैक्टिव थी। उसकी आवाज़ में काफ़ी ज़्यादा पोलाइटनेस थी। दादी माँ की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए वो एकदम सीधी आवाज़ में सबसे बातें कर रही थी। डरे हुए रोहित ने डॉक्टर से पूछा डॉक्टर शालिनी दादी माँ तो हमेशा से हेल्दी थी, फिर अचानक क्या हो गया उन्हें। इस बात पर डॉक्टर शालिनी मेहरा ने रोहित से हमदर्दी दिखाते हुए कहा दादी माँ अब 80 साल की हो चुकी हैं, उनकी बॉडी अब पहले जितनी हेल्दी और फिट नहीं रही है। रोहित ने बात सुनते ही अनिका से पूछा तो क्या हमें तुरंत ऑपरेशन कर देना चाहिए। अनिका ने रोहित को समझाते हुए कहा नहीं अभी नहीं, क्योंकि इससे पहले कि अनिका कुछ कहती डॉक्टर शालिनी ने अनिका की बात काटते हुए कहा दादी जी फिलहाल बहुत वीक है, हमने अभी उन्हें मौत के मुंह से बाहर निकाला है। अगर अभी उनके ऊपर सर्जरी की गई तो ऑपरेशन उनके शरीर को और ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता था। अनिका ने शालिनी की बात ज़रूर सुनी मगर बिना कुछ बोले वह दादी माँ को ऑब्जर्व कर रही थी। दादी माँ की आंखें बंद थी, उनका शरीर कमजोर पड़ चुका था और उनका चेहरा गहरी झुर्रियों से
दादी माँ की आंखें बंद थी, उनकी शरीर कमज़ोर पड़ चुका था और उनका चेहरा काफ़ी झुर्रियों से भर चुका था। उन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि पेशेंट में अभी जान बाकी थी, मगर इस वक्त उन पर सर्जरी की जाती तो हो सकता है कि उनके ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन और भी ज़्यादा टाइम तक रोक देता और फ्यूचर में भी उनके होश में आने के चांसेस बहुत कम हो जाते। शालिनी की बात सुनकर पंकज चाचा ने एक लाउड रिएक्शन देते हुए सबसे कहा, सुन लिया डॉक्टर ने क्या कहा? माँ के बचने के चांसेस बहुत कम है। मैं अपनी माँ को खो दूंगा। अरे क्या बिगाड़ा था मेरी माँ ने उस लड़के का जो तुम इतनी बड़ी सजा मिली मेरी माँ को? रोहित, हम सब ने तुमसे कहा था कि आर्यन को अपनी ज़िंदगी से और हमारे घर से कहीं दूर भेज दो, मगर तुम नहीं माने और तुमने उसे अपने साथ रखा। और उस शैतान लड़के ने क्या किया? उसने मेरी माँ को जान से मारने की कोशिश की, उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया। अब हम सुन रहे हैं कि मेरी माँ के बचने के कोई चांसेस नहीं। यह सब तुम्हारी जिद की वजह से हुआ है, रोहित, और शैतान आर्यन की वजह से। रोहित को अपने चाचा की बात पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर इस वक्त वो जानता था कि सिचुएशन उसके आर्यन के खिलाफ थी और सारी फैमिली एक तरफ होकर सिर्फ आर्यन को ही गुनहगार मान रही थी। पंकज चाचा की उम्र 55 साल की थी। वह कदकाठी से छोटे थे, मगर उनके फेस पर काफ़ी एनर्जी थी। उनकी चाल और उनकी आंखें साफ देखकर पता चलता कि वह एक बहुत श्योर्ड इंसान है, जिसे ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा तजुर्बा था और हर चीज़ सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना जानते थे। उनका बेटा आयुष देखने में बिल्कुल मारवाड़ ख़ानदान के लड़कों जैसा था, कदकाठी से बिल्कुल जो रोहित जैसा, मगर पर्सनैलिटी बिल्कुल रोहित से बिल्कुल अपोजिट थी। रोहित जितना ड्रेसिंग था उतना ही आयुष दिखने में ढीला ढाला सा लगता था। इस प्रकार से हंसता था भाई जिस प्रकार से हंसता था उसे देखकर यह लगता कि आयुष उन अमीर बाप की बिगड़ी औलादों में से है, जिसे ना तो लाइफ में कुछ करने की इच्छा और ना ही कुछ बनने का मकसद। आयुष ने अपने पापा पंकज को समझाते हुए कहा, पापा ऐसा मत कहिए, उस बेचारे बच्चे आर्यन का क्या कसूर है? आर्यन की साइड लेते हुए देख रोहित सरप्राइज हो गया। तभी आयुष ने आगे कहा, वो कोई नॉर्मल बच्चा तो है नहीं, वह दिमागी तौर से बीमार है, वह इस मेंटली इल, वह बाकी बच्चों की तरह आसानी से कोई बात नहीं समझ सकता। जब उसने दादी माँ को धक्का दिया तब उसे क्या पता कि वह क्या कर रहा था। उस पागल बच्चे को दादी माँ को धक्का देते हुए शायद मज़ा आया, इसलिए उसने कर दिया। अब उसके मन में थोड़ी न था कि वह दादी माँ को चोट पहुँचाए, बस उसके पागलपन में ये सब हो गया। उसे पता भी नहीं था कि क्यों। रोहित भैया, आयुष की ये बात सुनकर रोहित ने अपनी आंखें बंद कर ली और ज़ोर से अपनी मुट्ठी दबा ली। तभी वह पंकज चाचा का पोता आया। बिहान उम्र में ठीक आर्यन के आसपास का था, मगर शरीर से मोटा होने की वजह से प्यार से मारवा फैमिली में लोग उसे लड्डू कहकर बुलाते थे। उसका नाम लड्डू इसलिए रखा क्योंकि उसके गाल गोल गोल और मोटे थे। उसके गाल दबाने पर बिल्कुल ऐसा लगता कि जैसे कोई मोतीचूर के लड्डू हाथ में पकड़े खड़ा हो। लड्डू जब भी हंसता तो उसकी आंखें अपने आप बंद हो जाती, मगर लड्डू अपने नाम के गुणों से बिल्कुल विपरीत था। उसे बात बात पर गुस्सा आ जाता, बात बात पर जिद करता, और आज जब से वह हॉस्पिटल में आता बस एक ही बात सुन रहा था, आर्यन की वजह से बड़ी दादी माँ की जान खतरे में थी। इसी गुस्से की वजह से उसके गाल बिल्कुल लाल हो चुके थे और उसने रोहित की ओर गुस्से से देखकर कहा, कहाँ छुपा के रखा है उस बुज़दिल आर्यन को? आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। उसने WWE का ऐसा स्टंट करके मारूंगा कि उसे अपनी नानी याद आ जाएगी। यह कहकर लड्डू हॉस्पिटल के प्राइवेट रूम की ओर दौड़ने लगा जहां आर्यन को भेजा गया था। रोहित ने बीच में ही उसे रोक लिया। रोहित ने जब लड्डू को रोकना चाहा तो किसी तरह रोहित के हाथ से टकराकर लड्डू ज़मीन पर गिर गया। लड्डू को भारी शरीर वजन जब से ज़मीन पर टकराया तो हॉस्पिटल फ्लोर पर एक ज़ोर की आवाज़ हुई और लड्डू ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। जब पंकज और आयुष ने उसे उठाया तो रोहित ने को इशारा करते हुए, रोहित चाचा मुझे मारने चाहते हैं, जैसे आर्यन ने बड़ी दादी को मारा। रोहित अनिका और डॉक्टर शालिनी से अपनी दादी माँ की कंडीशन के बारे में डिस्कस करना चाहता था, मगर मारवा खानदान यह मौका पकड़कर आर्यन के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए इस्तेमाल किया था। आयुष ने रोहित से कहा, रोहित ये क्या कर रहे हो तुम? एक छोटे बच्चे को इस तरह ट्रीट करने का क्या मतलब है? रोहित ने अपने अंदर के गुस्से को दबाते हुए आयुष से कहा,
इस बच्चे को कुछ मैनर सिखाओ, और अगर नहीं सिखा सकते तो मेरे पास भेज दो, मैं 2 दिन में से बड़ों के साथ कैसे पेश आते सिखा दूंगा। ये सुनते ही पंकज चाचा ने रोहित से कहा, अगर इतने ही बड़े टीचर हो तो फिर अपने बेटे को भी जरा मैनर सिखा देते, जिसकी वजह से आज तुम्हारी दादी माँ मौत से लड़ रही हैं। काश तुमने उसे मैनर सिखाए होते तो उसने तुम्हारी दादी के साथ ये सलूक नहीं किया होता जो उसने किया है। वह एक बच्चा नहीं, एक मर्डरर है। रोहित तेज कदमों से पंकज चाचा की ओर बढ़ने लगा। रोहित की जूतों की आवाज़ सारे कॉरिडोर में गूंजने लगी। वो पंकज चाचा के पास खड़ा होकर और उनकी आंखों में आंखें डालकर, मेरा बेटा कोई खूनी नहीं है, उसे मर्डरर बुलाना बंद करो आप लोग, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। तभी आयुष रोहित और उसके पापा के बीच में आ गया और बड़ी शांति से रोहित से बात करने लगा। देखो रोहित, इस बात का कोई मतलब नहीं कि तुम उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करते हो या हम पर, मगर तुम्हें सीसीटीवी फुटेज और सर्विलेंस कैमरा पर तो ट्रस्ट करने होगा, जिसमें साफ दिख रहा था कि आर्यन ने दादी माँ को धक्का दिया था। हमने सीसीटीवी फुटेज दादाजी को भी दिखा दी और उन्होंने यह डिसीजन लिया कि अगले हफ्ते एक फैमिली मीटिंग रखेंगे और उसमें हम सब मिलकर आर्यन को मारवा खानदान से हमेशा के लिए निकाल देंगे। आर्यन के खिलाफ 2 सबूत थे, एक तो सीसीटीवी फुटेज कैमरा की फुटेज और दूसरे घर के नौकरों की गवाही। नौकरों ने कहा था कि उस दिन आर्यन किसी बात पर दादी माँ से नाराज़ हो गया और उसने दादी माँ को सीढ़ियों से धक्का देकर नीचे गिरा दिया। सीसीटीवी फुटेज का कैमरा पीछे से लिया गया था, जिसमें दादी माँ गिरते हुए साफ नज़र आ रही थी। आर्यन का चेहरा नहीं दिख रहा था, मगर उसके हाथ की रिएक्शन से साफ पता चलता कि उसने दादी माँ को धक्का दिया था। मारवा खानदान के पास आर्यन के खिलाफ विटनेस भी थे और एविडेंस भी, इसलिए रोहित के पास बस सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा कि किसी तरह दादी माँ फिर से होश आए और सबको बता दे कि आर्यन बेकसूर है। जब हॉस्पिटल कॉरिडोर में ये सब कुछ चल रहा था, तब आर्यन बहन पीछे खड़ा खड़ा सब कुछ सुन रहा था। आर्यन के मुंह पर मास्क था और उसने एक छोटी सी पीपीई किट पहन रखी थी। मास्क के ऊपर आर्यन की आंखों से निकलते आंसू से साफ पता चलता कि आर्यन बहुत दुखी था और शायद काफ़ी देर से रोए जा रहा था। आर्यन का रोना इस वजह से नहीं था कि मारवा खानदान उसे बुरा समझता या उसे खानदान से बाहर निकालना चाहता था। उसे चिंता थी तो बस एक ही बात थी कि उसकी बड़ी दादी किसी तरह वापस पहले जैसी हो जाए। वह बनी मन भगवान से प्रे कर रहा था कि उसकी दादी ठीक हो जाए और उसे वापस मिल जाए, फिर से उसकी दादी पहले की तरह आर्यन के साथ खेले और उसे प्यार करे। आर्यन ने कॉरिडोर में निका को देखा। आर्यन को पता था कि उसकी मॉम एक बहुत बड़ी डॉक्टर थी और अगर दादी माँ को कोई वापस ठीक कर सकता था तो वह सिर्फ उसकी मॉम थी। आर्यन दौड़कर अनिका के पास गया और अनिका के पाप पकड़कर अनिका से लिपट गया। अनिका ने पकड़कर आर्यन को जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, मॉम प्लीज़ बड़ी माँ दादी को बचा लो, प्लीज़ मॉम।